योगदान दे रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल जम्मू कश्मीर में विभिन्न खेल आयोजनों में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में 60 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया था। मोर देन 60 लाख यूथ पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। जम्मू कश्मीर के हर एक जिले में इंडोर स्पोर्ट्स हॉल, बढ़िया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमें कामयाबी मिली है। गुलमर्ग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम अपने डेलीगेट्स को, अतिथियों को गुलमर्ग ले जाना चाहते थे, उन्हें उसकी प्राकृतिक सुंदरता भी दिखाना चाहते थे, लेकिन लॉजिस्टिक्स की समस्या और समय की कमी के कारण इस बार ऐसा नहीं कर सके। इसमें से कुछ लोगों की इच्छा होगी तो उन्हें हम जरूर ले जाएंगे। आगे जब आप आएंगे तो मैं न्योता देता हूं कि आइए, इस बार आपका स्वागत हम गुलमर्ग में करेंगे। साथियों, मैं आपको जमीनी स्तर के एम्पावरमेंट के बारे में एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी 4292 4292 पंचायतों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रशासन ने यूथ क्लब स्थापित किए हैं। हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के सपनों तथा भय, भेदभाव और शोषण से मुक्त एक जीवंत समाज में उनकी मदद करने के लिए मिशन यूथ के नाम से एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही हमने बनाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में काफी तेजी लाई है, चाहे वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर, एनर्जी सेक्टर, शहरी या ग्रामीण अवसंरचना के मॉडर्नाइजेशन के व्यापक निर्णय लिए गए और गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाकर जम्मू कश्मीर में तरक्की की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। साथियों, जम्मू कश्मीर भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है और जम्मू कश्मीर महत्वाकांक्षी भी है। हमारी बहुक्षेत्रीय उपलब्धियां इस नई आकांक्षा को दर्शाती हैं। हम हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों में हमने 7.7 लाख नए इंटरप्रेन्योर्स रजिस्टर किए हैं। अगर मोटे तौर पर इसको मैं इस तरह देखता हूं कि प्रतिदिन 527 युवाओं ने, 527 यूथ्स ने अपने व्यक्तिगत सपने पूरा करने और जम्मू कश्मीर के विकास में योगदान देने के लिए अपनी उद्यमशीलता की यात्रा शुरू की है। यही नहीं, हम तेजी से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी सुनिश्चित कर रहे हैं। देश और विदेश के अलग अलग औद्योगिक घरानों से हमें प्रतिदिन औसतन 7 से 8 एप्लीकेशंस मिल रही हैं जो यहां अपनी इंडस्ट्री स्थापित करने के इच्छुक हैं। अगर पिछले वर्ष 2022 की मैं बात करूं तो एवरेज प्रतिदिन एक नई इंडस्ट्री यहां ऑपरेशनल हुई है। बहुत कम समय में हम जम्मू कश्मीर में डिजिटल सोसाइटी निर्मित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन मोड में 450 से अधिक पब्लिक सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर प्रशासन प्रदान कर रहा है। प्रशासन की पूरी वर्किंग डिजिटल टूल्स पर आधारित हो गई। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 2022 में 2022 में जम्मू कश्मीर ने प्रतिदिन 1.2 मिलियन ई ट्रांजैक्शन दर्ज किया था और इस साल 2023 के पहले 4 महीने में हमने 2.3 मिलियन ई ट्रांजैक्शन दर्ज किए हैं, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। 150 से ज्यादा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, 2 एम्स, IIT, IIM, 7 स्टेट यूनिवर्सिटीज और अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की स्थापना के साथ जम्मू कश्मीर न सिर्फ राष्ट्र की नॉलेज इकोनॉमी में योगदान दे रहा है, बल्कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए ह्यूमन कैपिटल तैयार करने में भी समर्थ हो गया। 2019 के बाद प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने की हमारी गति लगभग 10 गुना बढ़ गई। 2018-19 में जहां 9,229 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 92,560 92,560 प्रोजेक्ट्स पूरे किए। हम एक प्रभावी और कुशल ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण भी कर रहे हैं। यह आंकड़ा हमारे आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण के संकल्प को दोहराता है। हम अपनी ताकत का पूरी तरह दोहन करने और अपने किसानों को सशक्त बनाने के लिए नए तरीकों के साथ काम कर रहे हैं।
पिछले 3 वर्षों के समर्पित प्रयासों का नतीजा है कि मंथली इनकम के मामले में जम्मू कश्मीर देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल हो गया है। हम अगले 5 वर्षों में किसानों की आय को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए 5,013 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाओं को जमीन पर लागू कर रहे हैं। हम भारत में सैफरन, एप्पल, वॉलनट और भी अनेक नीश क्रॉप्स और आलमंड के उत्पादन में तो नंबर 1 हैं ही। आने वाले दिनों में हम प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, एग्री इंटरप्रेन्योरशिप पर विशेष जोर देकर के जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई देना चाहते हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के स्तर पर समानांतर रूप से हो रहे परिवर्तन के बारे में आपको बताने के लिए मैं इन प्रभावशाली आंकड़ों से परे जाना चाहता हूं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 6 लाख से अधिक विमेन एंटरप्रेन्योर्स क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के मामले में आज ग्लोबल स्केल पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज का जम्मू कश्मीर कृषि उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, बागवानी उत्पादों तक यानी विविध वस्तुओं के निर्यात का बड़ा केंद्र बने इस दिशा में अग्रसर हुआ है। इन सभी ताकतों के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, जिससे हमें आगे भी बेहतर संभावनाओं की नींव रखने में मदद मिल रही है। और एक खुशी की बात है कि यहाँ का एक्सपोर्ट, खासतौर से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का जो डाउनवर्ड ट्रेंड था पिछले साल से, अब वो अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें चाहे वो कारपेट और पश्मीना की जीआई टैगिंग हो, क्यूआर कोडिंग हो, अनेक हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस की जीआई टैगिंग हो, इसका बड़ा लाभ हमें मिला है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। मेरी ख्वाहिश कहें या हमारे प्रशासन का लक्ष्य कहें, वह पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और पीपुल फर्स्ट है। और अगर मैं कविता की जुबान में कहूं तो मेरी अपनी और उसकी आरजू में फर्क ये था, मुझे बस वो और उसे सारा जमाना चाहिए था। Friends, I have outlined socio-economic achievements of Jammu Kashmir in some detail with a wish that it captures news, mind and space tomorrow. These achievements also show that we are firmly resolved to continue with the reform process and accelerated development in every sector. Friends, this is just the beginning of the turnaround of Jammu Kashmir, the crown of incredible India. I remember Sri Aurobindo had once said, and I quote, "The sun of India's destiny would rise and fill all India with its light and overflow India and overflow Asia and overflow the world." Once again, I thank you all for giving us this opportunity to host you, and I hope you all will have a memorable stay here in Srinagar. कुछ मैं जानता हूं कि ये आयोजन बड़ा है। अगर किसी साथी को कोई कठिनाई हुई हो तो मैं यही कह सकता हूं कि हमारी पूरी टीम ने, प्रशासन के हमारी सभी सहयोगियों ने पूरी क्षमता, पूरी संवेदनशीलता के साथ मेहनत की है। और इसके कारण मैं कह सकता हूं कि जो कल्पनीय था जम्मू कश्मीर के लिए, वो जमीन पर इतने बेहतर तरीके से उतरा है कि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और जैसा हमारे डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने कहा, आपके जो सवाल होंगे हम सब कोशिश करेंगे। सिंगला साहब भी हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी भी हैं, हमारे प्रशासन के सारे वरिष्ठ अधिकारी यही हैं। सेक्टर स्पेसिफिक कुछ होगा तो हम उनको जरूर बुलाएंगे। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। थैंक यू। जय हिंद। Thank you, sir. Before we open the interaction to the media, I would request kindly introduce yourself and your organization before asking your question, and also avoid questions of a similar nature. To the gentleman on the left. Hi, sir. So Snehi Shah from the Print from Delhi, sir. Congratulations on this splendid G20 meeting. सर एक चीज़ जानना था, जैसे मैंने कश्मीर को दोबारा से हम फिल्म डेस्टिनेशन की बात करते हैं, तो जब मैंने डेलीगेशन से बात की, कुछ फॉरेन डेलीगेशन से बात की, उनका एक वो कहना था कि यहाँ पे जो
वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो होटल आपने सही बात कही है और ये हमारे ध्यान में है। अच्छे होटल आवे इसकी कोशिश हम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ महीनों में 2-3 हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ जमीनें भी हम ऑक्शन करेंगे ताकि अच्छे होटल वर्ल्ड क्लास होटल यहाँ बन सके। जहाँ तक आपने ट्रांसपोर्ट की बात कही, तो मेट्रो श्रीनगर और जम्मू में स्वीकृत हो, इसका प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है। ई बसेस हमारी हमने ऑर्डर दिया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि अगस्त महीने से ई बसेस भी श्रीनगर और आसपास के शहरों में चलने लगेंगी, जम्मू और उसके आसपास के शहरों में भी चलने लगेंगी। तो ये जो आपने विषय उठाया है, ये पूरी तरह से हम लोग इस मामले से हम लोग मुतमईन हैं और हमारे सभी प्रशासन के साथी इस पर काम कर रहे हैं। आगे जब आएंगे तो मुझे लगता है कि आपको सबसे अच्छे होटल में देश के हम टिकाएंगे, वो 2 साल बाद। थैंक यू। Thank you, sir. To the gentleman on the second row. मिलन शेट्टी फ्रॉम DSTV। एक्चुअली सर मेरा कहना यह है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एविएशन मिनिस्ट्री जो एयर फेयर में जो डिस्काउंट चालू किया व एक विशेष सुविधाएं उपलब्ध किया, तो वो सुविधाएं आपका इस राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आपका यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आने जाता है, जैसे आपने उम्मीद करते हैं जो 18 मिलियन टूरिस्ट यहाँ पे अराइव कर चुका लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे एक सर्वे में देखा जा रहा है हर महीना में 3 मिलियन टूरिस्ट आने चाहते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन मतलब रोड ट्रांसपोर्ट की वजह से आ नहीं पा रहा है। एयरपोर्ट से वो लोग आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये इतना मतलब अवेल फेयर रहते हैं जो दिल्ली टू श्रीनगर कभी 25,000 32,000 ये चीज उन लोग को पे करना पड़ रहा है। वो टूरिस्ट जहाँ पे बजट लेके आएंगे, लेकिन वो बजट 2 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो यहाँ जन्नत में घूमने चाहते हैं 8-10 दिन। हो गया, समझ गए। देखिए, मैंने ओपनिंग रिमार्क में ही कहा कि आज 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे के माध्यम से भी आने वाले जनवरी में 2023 जनवरी में कनेक्ट हो जाएगा। ये सच है कि तात्कालिक रूप से एयर फेयर यहाँ ज्यादा हो गया है और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 2 साल में एयर कनेक्टिविटी जम्मू और श्रीनगर की बहुत बेहतर हुई है। पहले 18 फ्लाइट आती थी श्रीनगर एयरपोर्ट पर और जाती थी 2020 तक। अभी जो लास्ट आंकड़ा था गो फर्स्ट के बंद होने तक, वो 63 फ्लाइट यहाँ आती थी और 126 फ्लाइट्स का ऑपरेशन हो रहा था। एक अभी आप सबके ध्यान में है कि गो फर्स्ट का ऑपरेशन बंद हो गया है और इस सेक्टर में खासतौर से लेह, श्रीनगर और जम्मू में काफी फ्लाइट उनकी थी, वो बंद हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं इस विषय को, क्योंकि हज की यात्रा आगे शुरू होने वाली है, तो मैंने जो मंत्री जी हैं वहां सिविल एविएशन, उनके ध्यान में लाया है। ये सच है कि आज का जो व्यापार जगत है उसमें सरकार की दखलंदाजी सीमित हो गई है, बट हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि एयर फेयर भी नियंत्रित रहे। Thank you. To the lady on the left eye. Aage. Sir, this is Yeshi Seli from the New Indian Express. After the success of this G20 meeting in Srinagar, are you planning to have any other event of this scale, of this international scale in Srinagar? And secondly, have any of the delegates shown interest in coming back to tourism or filmmaking to Kashmir? देखिए, एक तो मैं बार बार डेलीगेट से नहीं मिल रहा हूं, ये बात सिंगला साहब ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन सामान्यतः भारत सरकार की पहल पर होते हैं। अपने जम्मू कश्मीर प्रशासन की पहल पर अभी हमने यूएई से काफी लोगों को बुलाया था। इन्वेस्टर्स समिट हम करते हैं, बाकी कंट्री से भी लोग आ रहे हैं। आगे हमारा एक डेलीगेशन यूएस भी जा रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बात मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से तैयार है किसी भी प्रकार के इंटरनेशनल आयोजन को होस्ट करने के लिए। वी आर कैपेबल एनफ
और मुझे लगता है कि वो सारी सुविधाएं हम जुटाने में काफी हद तक सफल हुए हैं। जो कुछ कमी दिखाई पड़ रही है हमको विरासत में, लिगेसी में मिली हुई है। अब रफ्तार हम लोग, मैंने कहा कि 10 गुनी हो गई है, तो 70 साल का फासला कम से कम 7 साल तो लगेगा भरने में। वो मुझे लगता है कि इंडियन एक्सप्रेस को ठीक से मालूम होगा। To the gentleman on the right side. सर मैं आसिफ सुहाफ न्यूज़ 24 से। सर जिस प्रकार से लगातार काफ़ी समय से हम देख रहे थे तैयारी हो रही थी इस कॉन्फ्रेंस के लिए, G20 के लिए यहाँ पे, और जो बैठक हुई तो हमने देखा है पहले ही टूरिज्म लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो हुआ था। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको क्या लग रहा है, इमीडिएट फ़ायदा क्या जम्मू कश्मीर को मिलेगा, आपके प्रशासन को क्या नज़र आता है, पर्टिकुलरली टूरिज्म के अलावा? दो बात समझिए। एक तो अगर नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो मेरा अनुमान है कि अगले इस साल का जो फुटफॉल होगा वो पिछले साल के तुलना में ज्यादा होगा। दूसरा, इस आयोजन का एक बड़ा महत्वपूर्ण लाभ ये मिलेगा कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की संख्या में जो कमी आई थी वो बढ़ेगी, और हम बातचीत के माध्यम से जो एडवाइजरीज हैं कई कंट्रीज की, वो कैसे खत्म हो। यहाँ से जो लोग देख करके, आप लोगों ने भी इसमें बड़ा सहयोग किया है कि यहाँ वातावरण पूरी तरह से शांत है, यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, जाएंगे तो अपने देशों को रिपोर्ट करेंगे कि नहीं साहब, जम्मू कश्मीर इज ए पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स वेरी पीसफुल लैंड, और यहाँ तो जाना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका बड़ा लाभ, और ये तो डायरेक्ट मैंने बताया, इनडायरेक्ट बहुत लाभ होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। जैसा अभी जो 5 बातें मैंने कही, इस बार की मीटिंग का जो थीम है, तो अनेक MSMEs आप जैसे नौजवान यहाँ शुरू कर सकते हैं, इसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। Thank you, sir. To the gentleman in the middle row. रिफत अब्दुल्ला फ्रॉम न्यूज़ 18 इंडिया। जैसा आपने कहा कि नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरीज थी कई कंट्रीज में, क्या हम जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अभी भी वो एग्जिस्टिंग है, और क्या वो G20 कंट्रीज का हिस्सा हैं जहाँ पे नेगेटिव एडवाइजरीज थी, और इससे पहले भी कोशिश की गई थी उनको रिमूव करने की या लिफ्ट करवाने की, लेकिन उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली थी। अभी कहाँ कहाँ पे हैं, और उस सिलसिले में क्या G20 जो कंट्रीज हैं उनके बाहर जहाँ पे एडवाइजरीज हैं वहां पे भी कोई फायदा मिल सकता है इस समिट से एडवाइजरीज रिमूव करने में? ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा मेहनत हमें आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सुखद बात एक बताता हूं कि कई कंट्रीज ने जो एडवाइजरी जारी की तो वहां के भी रिप्रेजेंटेटिव आए हुए। तो मुझे लगता है कि G20 का आयोजन जम्मू कश्मीर के लिए हर तरफ से लाभ ही देने वाला है। Thank you, sir. Lady in the second row. Good afternoon. This is Akriti with the BBC. The meeting here has put the position of journalists under scrutiny. I want to ask, local journalists have been jailed under terror laws. Many have been put on no-fly lists. Journalists have routinely told us that they've been intimidated or threatened. How would you respond to this evidence and accusations of the stifling of the press in Kashmir? See, in Jammu Kashmir, press enjoys absolute freedom. I just told you in my opening remark that more than 400 newspapers are being published from Jammu Kashmir. I also want to point out that according to a report by an international organization, total 7 journalists were detained and arrested in India on terror charges and attempts to disruption of social harmony, not for journalism or for writing stories. The report also says that only there are 3 from J&K and anti-terror agencies are probing the cases. If you see the number of journalists detained or arrested in any other country, the number is 10 to 20 times higher. Freedom of speech and expression is guaranteed in Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. Article 19(2) puts reasonable restriction because no one can be allowed to hurt the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, and law will take its own course on these issues. Thank you. To the gentleman in the middle.
myself is Tariq Bhatt. I am from ANN News, the local TV channel. सर आज जो ये इवेंट हम है, कश्मीरी लोग जो है इसको एक फेस्टिवल की ओर मना रहे हैं, जो हमने देखा है। मेरा सर जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो टूरिस्ट फ्लो अब यहाँ और बढ़ेगा, क्या हम तैयार है और ज्यादा जो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स है उनको एक्सप्लोर करने के लिए? अरे यार पहले दावत खिलाओ, तुम इतना बड़ा आयोजन हुआ, तुम इसको कह रहे हो त्योहार है, तो पहले दावत फिक्स करो, हम लोग आते हैं। दूसरा ये है कि टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम बढ़ा रहे हैं। पहले एक सवाल आया था कि होटल्स और बाकी चीजें बढ़े, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं, शीघ्र उसके परिणाम आपको दिखेंगे। To the gentleman in the left. अगली प्रेस है 5 बजे, तो लास्ट, उसके बाद इनवाइट फॉर टी। Good afternoon. My name is Sebastian Berger. I'm from the international news agency AFP. The Pakistani Foreign Minister, Bilal Bhutto has been talking about the G20 working group meeting taking place here again today. He says that India is, and I quote, abusing their presidency of the G20 to push their colonial agenda, but if they think that by holding one event in occupied Kashmir, they can silence the voice of the Kashmiri people, then I believe that they are truly mistaken. He also says, one of the most militarized zones in the world can never be seen as normal. Can I get your response to those comments, please? Is Kashmir normal, and do you represent a colonial agenda? मुझे लगता है कि हमारे पड़ोसी देश को अपने लोगों के खाने पीने का इंतजाम करना चाहिए, जरूरी चीजों का इंतजाम करना चाहिए। नागरिक सुविधाएं वहां बहाल हों, ये आवश्यक है। भारत इन सब चीजों को पीछे छोड़कर बहुत आगे आ गया है और मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमारे लिए गर्व का विषय है और यूनाइटेड नेशंस के ढेर सारे प्रतिनिधि आज यहाँ मौजूद हैं। वो इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया चाहती है कि भारत इस तरह के आयोजन करे। Last question. Yeah, Mr. Singla will add something. I just want to mention what our External Affairs Minister Dr. Jaishankar had said earlier on that issue. He had said that Pakistan has no locus standi when it comes to the G20. They have no locus standi when it comes to Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. And the meeting that is being held here today has nothing to do with them. So as the Honorable Lieutenant Governor has pointed out, not only do we have excellent representation, but representatives from 5 UN organizations, the UN headquarters itself, the UN WTO, UNEP, and a number of other international, ILO, etc., are represented in this meeting. So I think that itself is a adequate task. To the gentleman in the middle. बस इसके बाद चाय के लिए बोल। Mudassir Yaqub, ANN News. Sir, the G20 summit in Srinagar has brought again Kashmir on the international tourism map. And sir, of course, it's a very good move. Sir, my question to you is that what are the plans of government to open fresh destinations for trekking and adventure tourism, which has also a huge potential to generate the local employment? आपने अगर जम्मू कश्मीर के बजट पर गौर किया होगा तो 300 नए डेस्टिनेशन हम आने वाले दिनों में तैयार करने वाले हैं और चाहे वो एडवेंचर टूरिज्म हो या ट्रैकिंग रूट्स हो, 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन हमने आइडेंटिफाई किए हैं और आने वाले दिनों में उनको हम पूरा करेंगे ताकि देश भर के नहीं दुनिया भर के लोग वहां आकर के यहाँ की खूबसूरती को भी देख सकें और आप जैसे लोगों की मेहनतबाजी का भी लुत्फ उठा सकें। थैंक यू। Thank you, sir. I would like all to request you all to rise for the national anthem.